नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज़ पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के, ऐसे क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ में आगे पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है और बार-बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और चुनाव होता कैसे है सर? अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि आम जनता चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब चुनाव के लिए बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और साथ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, यानी कि जो एमएलएज होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद में यदि बात करें तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एक तो विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि एमएलसी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और साथ में यदि किसी राज्य का सीएम एमएलसी से बनता है तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और साथ में राज्यसभा के जो 12 मनोनीत मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब चुनाव होगा तो उसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहले तो ₹15,000 जमा करवाने पड़ते हैं आरबीआई में, यानी कि भारतीय के केंद्रीय बैंक में। और साथ में ही बात करें तो राष्ट्रपति का नामांकन भरने के लिए 50 होने चाहिए अनुमोदक और 50 ही होने चाहिए प्रस्तावक, ये भी चाहिए। लेकिन जो तरीका है, जो मैनर है, वो कहाँ पर दिया है? तो पैसे रहेगा पद्धति, यानी कि तरीका रहेगा, और पैसा रहेगा आर्टिकल नंबर 55। तरीका होता कौन सा है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा खुला मतदान होगा, यह रहेगा तौर तरीका, 55 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 23 इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। मैं बार बार कहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार में ये जो है 5वें नंबर का मौलिक अधिकार, जिसे कहा जाता है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, इसे हम पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में और आर्टिकल नंबर 30 में। 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 बात करता है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान स्थापना करना, जिसके अंदर सरकार वित्तीय मामलों में सहायता करेगी। तो ये बात लिखिए आर्टिकल नंबर 23 में। तो सबसे पहले आप संस्कृति यानी संस्कृति की बात करेंगे, अल्पसंख्यक वर्गों को बचाना, अपने को उनके हितों का बचाव करना है। और शिक्षा की बात करेंगे आप आर्टिकल नंबर 23 में, ये बात आपको यहाँ से याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल नंबर 324 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत के चुनाव आयोग की बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है। वर्तमान में मुख्य कौन है इनका? राजीव कुमार वर्तमान में इलेक्शन कमीशन का चीफ है, राजीव कुमार। साथ में इसी चुनाव करवाता है किस किस के? एक तो भारत के राष्ट्रपति के, पी फॉर प्रेसिडेंट, एक वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की, साथ में लोकसभा के, राज्यसभा के, एमएलएस के चुनाव विधानसभा के, और एमएलसी का चुनाव इनकी विधान परिषद के। तो इनका चुनाव करवाया जाता है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 61 बात करता है। अब राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की बात की जा रही है। हटाने को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। अब हटाएंगे क्यों? यदि संविधान के रूल्स को तोड़े या संविधान के रूल्स का उल्लंघन करता है राष्ट्रपति, तो उस कंडीशन में इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है और इनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई है? तो इसको अपने यूएसए के संविधान से अपना रखा है। साथ में पूछे कि कौन हटाएगा, तो संसद के पास पावर होती है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो पहल कौन करेगा? लोकसभा भी पहले कर सकती है, राज्यसभा भी पहल कर सकती है। पहल करने के लिए चाहिए क्या कि कुल सदन की संख्या का 1/4 सदस्य पहल करे और महाभियोग का बिल सबके सामने रखे।
उसके बाद में लोकसभा से बिल पास होगा विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से, और साथ में फिर राज्यसभा से भी बिल पास होगा स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से। यदि ऐसे बिल पास होता है तो राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कहाँ पर की जा रही है? तो हम पाठ पूजा करवाते हैं, उसमें 21, 51, 101 की दान दक्षिणा देते हैं। किस लिए करते हैं? अपन शांति के लिए करते हैं। तो 51 का दान करते हैं, किस लिए करते हैं? अपन शांति के लिए करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनी रहे, सुरक्षा की वृद्धि, तो ये हमारी सरकारों का कर्तव्य बनता है कि देश को बचा के रखे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शांति को बना के रखे, ताकि किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ना हो। अगर सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा देश में, तभी देश काम कर पाएगा और तभी देश की तरक्की हो पाएगी और डीपीएसपी के अधिकार अपने को मिल पाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 51 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा यदि बात करें तो डीपीएसपी कौन से पार्ट के अंदर आता है? भाग नंबर 4 में, क्योंकि डीपीएसपी 4 लेटर है तो भाग नंबर कौन सा रहेगा? 4 रहेगा। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 36 से 51 हम पढ़ते हैं डीपीएसपी के आर्टिकल्स। 36 में से आप अगर 51 में से 36 माइनस करेंगे तो अपने पास में जो आउटपुट निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 15। तो अपने को करना क्या है? 51 का जस्ट उल्टा माइनस करना है। 51 में से अपने 15 माइनस किया तो आउटपुट आएगी 36। ये आपको यहाँ से याद करना है। डीपीएसपी हमने कहाँ से बनाई है? आयरलैंड के संविधान से अपने डीपीएसपी को अपना रखा है, ये भी याद करना आपको। अगर आर्टिकल्स की बात करें, 38 आपको पढ़ना है। कल्याण की बात इसमें की जाती है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हो। 39 की बात की जाए तो इसके अंदर समान काम के लिए समान वेतन की बात की जाती है। और अगर 39A की बात की जाए तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाती है। तो आपको पढ़ना क्या है? कल्याण करना है, समान करना है और फ्री में यानी कि निःशुल्क करना है। वहीं पर 40 की बात करें तो अली बाबा के 40 चोर, तो 40 में है काम का अधिकार, काम में निठल्ले थे वो, काम का अधिकार सॉरी पंचायतों का गठन है। 40 में है पंचायतों का गठन, ये आपको याद करना है। 41 41 में है काम का अधिकार, ये भी आपको पढ़ना है। 44 के अंदर है समान नागरिक संहिता यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी आपको यहाँ से पढ़ना याद करना है। उसके अलावा अगर बात करें तो 47 में स्वास्थ्य की बात की जाती है, हेल्थ की बात की जाती है, सहस्य स्वास्थ्य, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात की जाती है। 50 की बात करें तो इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात की जाती है और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल नंबर 23 इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। 23 और 24 अपन ने पहले ही पढ़ा है। ये एक मौलिक अधिकार होता है जिसको बोलते हैं पास शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, 23 और 24 में पढ़ते हैं। 23 में 3 बातें लिख रखी है, कौन कौन सी? मानव तस्करी, मनुष्य की खरीद बेच नहीं कर सकते आप। जबरन काम करवाना किसी से यानी कि बलात्कार करवाना, और बेगारी यानी कि काम करवाना लेकिन हक मार लेना, अर्थात बंधुआ मजदूरी करवाना। तो ये जो चीज़ें आपकी यहाँ पर पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 में। और कारखानों आदि में बच्चों से काम नहीं करवाना, और बच्चे कौन से? 24 में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हम खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर रोक की बात करता है आर्टिकल नंबर 24, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ लिखा गया है? तो शोषण के खिलाफ, शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा है आर्टिकल नंबर 23 और 24 में। 23 में 3 बातें पढ़ी आपने और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हमने पढ़ा है। ठीक है, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21, जो कि जीने के अधिकार की बात करता है। और जीने के अधिकार में एक राइट टू हेल्थ भी आता है, स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है। उसके अलावा स्वच्छ जल का अधिकार आता है, निःशुल्क चिकित्सा पाने का अधिकार आता है। उसके अलावा बात करें तो निजता का अधिकार आता है, और पर्यावरण को बचाने का अधिकार है, वन्य जीव को बचाने का अधिकार है। तो ये सारे के सारे अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 21 में आते हैं, आपको यहाँ से याद करना है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये भी आपको याद करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ भेदभाव से संबंधित है, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो आर्टिकल 15 यानी कि समानता के अधिकार में, जो कि हम पढ़ते हैं 14 से 18, 5 आर्टिकल पढ़ते हैं। इनके बीच में आर्टिकल आता है 15। 15 सामाजिक समानता की बात करता है और 15 में 5 बेस बनते हैं। जाति, धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव नहीं करना है, तो नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 15 में कौन सा अनुच्छेद भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 370 संबंधित था, लेकिन इसको 2019 में हटा दिया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी
का गठन भारत के संविधान के 338 बी में सम्मिलित किया गया है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 देता है। धार्मिक आज़ादी का अधिकार है। 25 में लिखा है कि किसी भी धर्म का अत्यकरण करना हो, धर्म का प्रचार प्रसार करना हो, आर्टिकल 25 आज़ादी देता है। यदि सिख कम्युनिटी अपने पास में कृपाण रखती है तो ये अधिकार भी उनको आर्टिकल नंबर 25 देता है। ये आपको ऐसे याद करना है। और साथ में यदि बात की जाए तो कानून व्यवस्था स्वास्थ्य के आधार पर हमारी जो धार्मिक आज़ादी है उस पर रोक लगाया जा सकता है। तो इसमें कानून व्यवस्था भी आती है, सदाचार भी आता है और बात करें तो स्वास्थ्य भी आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ये लिखा है आर्टिकल नंबर 75 में। साथ में इसमें यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट करेंगे राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। ये आपको यहाँ से याद करना है। अभी अगर संशोधन की बात की जाए तो 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत के डैश स्तरीय सरकारी प्रणाली है। तो 73वें और 74वें के माध्यम से भारत में अब 3 प्रकार की सरकारी प्रणाली है। मतलब इससे पहले भारत में 2 टाइप की सरकारें थी, अर्थात केंद्र वाली सरकार और राज्य वाली सरकार। लेकिन तीसरी सरकार कौन सी होती है? वो होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार को संविधान में मान्यता प्रदान की गई थी 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से। 73वें के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वें के माध्यम से नगर पालिकाओं को अर्थात शहर वाली सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यह बातें आपको यहाँ से याद करनी है। तो वर्तमान में सरकारों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार की सरकारें होती हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में कैसे जोड़ा है? सेक्युलर शब्द को जोड़ा है, आपको याद करना है। और सेक्युलर को कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है, किसी भी एक धर्म को फॉलो नहीं करता है। हमारे लिए सभी धर्म क्या है? समान है। तो इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। इस शब्द को जोड़ा गया था 1976 में। हालांकि अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है। और एक बदलाव कौन सा हुआ? वो 42वां संशोधन 1976 हुआ, जिसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें कि इसके माध्यम से प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता है और अखंडता है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने डैश की प्रणाली की शुरुआत की। तो एक राष्ट्र एक टैक्स की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो एक नेशन है, एक टैक्स है और एक मार्केट है, वन मार्केट है। कुल मिला के बात ये थीम किसकी बनती है? सर ये थीम बनती है जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की थीम बनती है। तो जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 101वें संशोधन के माध्यम से। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। तो हमने पढ़ा है कि 44वां संशोधन 1978 में हुआ था और इसके माध्यम से जो पहले मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले भाग नंबर 3 के आर्टिकल नंबर 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ और आर्टिकल नंबर 31 में था। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो इसको यहाँ से हटाकर संविधान के भाग नंबर 12 में और आर्टिकल की बात करें तो 300 में डाल दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले 7 थे, अब एक माइनस हुआ, 6 हो गए हैं। तो ये किया गया था 1978 में 44वें संशोधन के माध्यम से। 1976 में स्थापित डैश की सिफारिश के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ऐसा किया गया था। हमने पढ़ा भी है कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में। तो किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इस टाइम पर 10 जोड़े गए थे। बाद में 2002 की बात करते हैं तो 11वां जोड़ा गया था। इस प्रकार से वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में है। इस संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की। 86वां संशोधन जो कि 2002 में हुआ था और इसके अनुसार आर्टिकल नंबर 21 ए को जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये आपको पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन का जो है वो कानून बनता है 2009 में, जो कि लागू होता है 2010 में 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2010 को लागू होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये भी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की? 42वें संवैधानिक संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की 1976 में हुआ था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। निम्नलिखित कर्तव्य एक माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चे या अपने वार्ड के को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा की बात करता है कि माँ बाप की ड्यूटी होगी अपने छोटे बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया है। और ये 10 वर्ष के लिए जो बढ़ाया गया लोकसभा में विधानसभा के अंदर, तो 104वें संशोधन 2020 के द्वारा ऐसा किया गया है। ये बातें भी आपको यहाँ से याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। और साथ में जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन थे, तो उन 2 एंग्लो इंडियंस का प्रावधान यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था 104वें संशोधन के माध्यम से, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा है? 86वां संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? तो 7वां संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था, ये संबंधित है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। यही क्वेश्चन आपको बार बार में रिपीटेशन में देखने को मिलोगे। और आज का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि आपको भाग नंबर जो 3 है संविधान का, उसको आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।